जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनिमल सेल से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेटेड एमसीक्यू की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड बिल्कुल ही बदल चुका है। अब पहले वाला जमाना नहीं रहा है कि आपसे ये सीधे सीधे पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने करा और जीवित कोशिका कौन सी होती है, मृत कोशिका कौन सी होती है। अब आपको बेहतर ढंग से सवाल पूछे जाते हैं जो कि आप सबों को मालूम है। और ऐसे में अगर हम लोग अपडेटेड एमसीक्यू के साथ चीजों को डिस्कस नहीं करते हैं तो अचानक से अगर वो चीजें हमारे सामने आएगी तो क्या होगा, आप कहेंगे सर परेशान करेगा। तो मेरे मित्र, आप सबों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आज के बाद से आपको एनिमल सेल से संबंधित किसी भी प्रकार का सवाल दे दिया जाए, मेरे ख्याल से आप उसका जवाब बड़े ही सटीकता से दे सकते हैं। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रियों में मौजूद नहीं होता है। ऑप्शन है कोशिका द्रव, दूसरा है केंद्रक झिल्ली, तीसरा है आपका कोशिका भित्ति और चौथा है आपका राइबोसोम। और आपसे सवाल करा जा रहा है कि इन सभी में से कौन सा ऐसा कोशिकीय घटक है जो अधिकांश प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं होता है। आप कहेंगे कि गुरुजी हम ये तो समझ रहे हैं कि जो कोशिका होती है वो किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई होती है और साथ ही साथ जो कोशिका है यानी कि सेल है वो किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी मानी जाती है। लेकिन ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का माजरा क्या है। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि रचना के आधार पर यानी कि इसके बनावट के आधार पर सर कोशिका को यानी कि सेल को हम लोग कितने कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हमारा क्या होता है, याद रखिएगा, एक होता है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल, एक क्या होता है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल, कैरियोटिक सेल। मेरे मित्र, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ये क्या होते हैं, तो आप इसको अविकसित कोशिका कह सकते हो। क्या कह सकते हो, अविकसित सेल कह सकते हो। मतलब ये अनडेवलप्ड सेल होता है। अनडेवलप्ड सेल इसलिए होता है क्योंकि इसका जो सर केंद्रक होता है वो झिल्ली युक्त नहीं होता है और साथ ही साथ पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। और मेरे मित्र, आप सभी यूकैरियोटिक सेल के बारे में अगर चर्चा करते हो, यूकैरियोटिक सेल के बारे में चर्चा करते हो तो आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि जो यूकैरियोटिक सेल होती है सर ये विकसित होती है। क्या होती है, विकसित यानी कि डेवलप्ड होती है। और इसका जो न्यूक्लियस होता है यानी कि केंद्रक होता है वो भी क्या होता है सर, पूर्णतः विकसित होता है। केंद्रक क्या होता है, पूर्णतः विकसित होता है। जबकि मेरे मित्र, जो प्रोकैरियोटिक सेल का केंद्रक होता है ये पूर्णतः विकसित नहीं होता है। पूर्णतः विकसित जो है वो नहीं होता है, पूर्णतः विकसित नहीं रहता है। तो मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि सर ये पूर्णतः विकसित और पूर्णतः विकसित नहीं होने का क्या मतलब है। मेरे मित्र, आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि जिस तरह हमारे शरीर में अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग अंग मौजूद हैं, ठीक उसी तरीके से सर जो कोशिका हैं उसके बॉडी में भी अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग अंग मौजूद होते हैं। जाहिर सी बात है कि सर हमारे बॉडी में जिस तरीके से सारे कार्यों का नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है, ठीक उसी तरीके से सेल के अंदर भी सारे कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाएगा, सर जो सेल का केंद्रक होगा उसके द्वारा किया जाएगा। दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि सर कोशिका का जो केंद्रक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होगा। बिल्कुल मेरे मित्र, और केंद्रक को हम लोग कोशिका का मास्टर भी कहते हैं या आप कह सकते हो कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी, नियंत्रक केंद्र भी कहलाता है, यानी कि नियंत्रित करने वाला। मेरे मित्र, आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि अगर किसी भी हम व्यक्ति की बात करें और आप कहेंगे कि सर वैसा व्यक्ति जिसका माइंड जो है वो पूर्ण रूप से विकसित ना हो तो आप कहेंगे आधा अधूरा काम करेगा, और जो विकसित होगा आप कहेंगे पूरा पूरा काम करेगा, चाहे वो किसी भी मामले में हो। ठीक उसी तरीके से जब किसी भी सेल की बात करते हैं मेरे मित्र, तो सेल जिस तरह से किसी भी जीव का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई माना जाता है और सबसे मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट माना जाता है, तो सेल को सर्वाइव करने के लिए भी कुछ कार्य करने पड़ते हैं। वो उसके कोशिकांग के द्वारा होगा जो कि माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम के नाम से जाना जाता है, आप सभी को मालूम होगा। मेरे मित्र, सेल के अंदर जो आपको एक गोल जैसी संरचना पाई जाती है, इसको हम लोग केंद्रक कहते हैं। और ये क्या करता है, तो सर कोशिका के अंदर हो रहे सभी कार्यों को नियंत्रित करता है और इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सर कोशिका का नियंत्रक केंद्र कहते हैं। अब अगर ये विकसित है
तो आप कहेंगे सर बढ़िया तरीका से परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, और अगर केंद्रक विकसित नहीं है बढ़िया तरीका से परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा। और याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल बेसिकली प्रिमिटिव सेल कहलाते हैं, यानी कि ये पूर्णतः विकसित कोशिका नहीं कहलाती है। पीछे का रीजन क्या है कि सर इसके केंद्रक पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं, और साथ ही साथ इसमें झिल्ली युक्त, इसमें क्या होते हैं सर, मेम्ब्रेन युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। खास करके आपको बैक्टीरिया जैसे जीवों में आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका देखने को मिल जाएगी, या आप कह सकते हो कि सर बैक्टीरियल सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है। जबकि यूकैरियोटिक सेल की अगर आप बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी जो जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं उसमें हमें यूकैरियोटिक सेल देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा सर, इसके जो कोशिकांग होंगे यानी कि इसके जो कार्य करने वाले अंग होंगे वो पूरी तरीके से डेवलप होंगे, साथ में झिल्ली युक्त होंगे, और इसका केंद्रक भी क्या होगा सर, विकसित होगा। मेरे मित्र आप कहेंगे गुरुजी इसका डायग्राम कैसा होगा? ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग बात करेंगे इस कोशिका की तो इसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के नाम से जानते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के नाम से जानते हैं। ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। ये वाली कोशिका की अगर हम चर्चा करेंगे आप सभी याद रखेंगे इसको यूकैरियोटिक सेल की बात, यूकैरियोटिक सेल के रूप में जानते हैं। और मेरे मित्र आप सबों को मालूम होगा, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कि जो कोशिका होती है वो बाहर से सर एक झिल्ली युक्त संरचना से घिरी हुई रहती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके अंदर चिपचिपा द्रव जैसा पदार्थ पाया जाता है जिसको कोशिका द्रव के नाम से जानते हैं, और इसमें आपको बहुत सारे इस तरह के सर ऑर्गेनेल्स मिलते हैं जिसको हम लोग कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं। और यही हमारा क्या है, आप सभी ध्यान में रखेंगे, यही हमारा केंद्रक है यानी कि न्यूक्लियस है। आप क्या देख पा रहे हैं कि सर जो यूकैरियोटिक सेल है इसका केंद्रक पूरी तरीके से विकसित है, बड़ा सा नजर आ रहा है, लेकिन क्या यहां पे कहीं पे आपको केंद्रक नजर आ रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। मेरे मित्र यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, गोल्जी बॉडी, या फिर आप लाइसोसोम, माइक्रोट्यूबल्स, राइबोसोम, इस तरह की संरचनाएं आप देख रहे हैं, लेकिन क्या आपको यहां पे राइबोसोम और साइटोप्लाज्म को छोड़ करके कोई ऐसा एरो है जो आपको कह रहा है सर यहां पे ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाएगी? आप कहेंगे नहीं। मेरे मित्र ये डायग्राम लाने का हमारा मेन मकसद बस यही था कि आप सबों को ये ध्यान में रखना होगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ये पूरी तरीके से विकसित नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक विकसित होते हैं। और इसमें भी सर क्या होती है सर, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव होता है। इसमें भी क्या होते हैं सर, राइबोसोम होते हैं। इसमें भी सेल मेम्ब्रेन होगा, लेकिन जो सर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, या आप कह सकते हो मेन सेल ऑर्गेनेल्स है वो इसमें नहीं पाया जाएगा। और सर इसका जो केंद्रक होगा वो पूरी तरीके से विकसित नहीं होगा, यानी कि वो झिल्ली युक्त, मेम्ब्रेन युक्त नहीं होगा। और इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ पाए जाएंगे वो सर न्यूक्लियाइड में पाए जाते हैं, यानी कि इसको हम लोग केंद्रकाभ कहते हैं। क्या कहते हैं सर? केंद्रकाभ कहते हैं। याद रखिएगा ये डिफरेंसेस आपके एग्जाम में बहुत ही जरूरी है। सवाल क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रियों में मौजूद नहीं होता है? तो मेरे मित्र जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें से कौन सा जो आपका कह रहा है कि कोशिकीय घटक होता है वो मौजूद नहीं होता है? तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी कोशिका द्रव आपने बताया प्रोकैरियोटिक में भी होगा और यूकैरियोटिक में भी होगा। बिल्कुल होगा चला, तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा। जबकि केंद्रक झिल्ली मेरे मित्र, अगर दिमाग पूरी तरीके से विकसित रहेगा किसी भी व्यक्ति का, तभी तो सर उसका दिमाग जो है वो बेहतर तरीके से डेवलप होगा। आप कहेंगे बिल्कुल। और जब बेहतर तरीके से डेवलप होगा तो उसके जो लेयर होंगे, उसकी जो संरचना होगी वो भी पूरी तरीके से डेवलप होगी। बिल्कुल। तो मेरे मित्र जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसकी जो केंद्रक होती है वो पूरी तरह से विकसित होती है, इसीलिए सर उसके चारों ओर क्या होता है सर, एक झिल्ली जैसा आवरण होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि मेरे मित्र प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होती है। यानी कि केंद्रक झिल्ली की जो बात की जा रही है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होगी, जबकि मेरे मित्र कोशिका द्रव दोनों में पाई जाएगी। राइबोसोम सर प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाएगी, और हम लोग कहते भी हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का होता है। सर 70S में S क्या है आगे चर्चा करेंगे, क्वेश्चन है। बस अभी के लिए ध्यान में रख लेना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें सर राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। और मेरे मित्र कोशिका भित्ति तो दोनों में पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी। तो जो सवाल करा जा रहा है उसका सीधा आंसर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं कि रचना के आधार पर कोशिका दो प्रकार के होंगे। रचना के आधार पर कोशिका दो प्रकार के होंगे। कौन कौन सा? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसमें क्या होगा सर, इसका जो केंद्रक है, इसका जो केंद्रक है वो झिल्ली युक्त नहीं होगा। मतलब हम सीधे लिख देते हैं केंद्रक पूर्णतः विकसित नहीं होगा। केंद्रक पूर्णतः विकसित नहीं होगा। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसमें भी क्या होगी, कोशिका द्रव होगी। अब
पूरी तरीके से विकसित कोशिका नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें बेसिक चीज ना हो। साइटोप्लाज्म जैसी बेसिक चीजें तो बिल्कुल होगी सर। ध्यान देंगे कि इसमें क्या होगा सर, राइबोसोम भी होगा। इसमें क्या होगा, राइबोसोम भी होगा। साथ ही साथ इसकी जो आकार होगी मेरे मित्र क्या होगी, ध्यान में रखेंगे, आकार इसका छोटा होता है। आकार छोटा होता है कितना से कितना के बीच में, तो 1 माइक्रोन से आप 10 माइक्रोन के बीच में मान सकते हैं। ठीक है, साथ ही ध्यान में रखेंगे कि इसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा सर, बाहरी संरचना देखने को मिलेगी जो कि इसको सर घेरे हुए रहता है। तो इसको आप कह सकते हैं कि सर इसमें क्या होगा, कोशिका, इसमें कोशिका झिल्ली भी पाई जाएगी, यानी कि सर साइटोप्लाज्म भी पाई जाएगी, साइटोप्लाज्म भी पाई जाएगी। ठीक है, साथ ही मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि सर इसमें जो कोशिकांग होंगे वो झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाएंगे। तो मेरे ख्याल से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आपका क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, बेसिक चीज आप सबों को मालूम है कि किसी भी कोशिका में कोशिका द्रव होगा, बाहर से जो आवरण होगा कोशिका झिल्ली कहलाएगा और उसमें सर केंद्रक होगा। ठीक है, तो ये परेशान मत होइएगा कि गुरुजी आपने ये कोशिका झिल्ली नहीं बताया, ये चीज आपको बेसिक है, सबको मालूम है और कहीं ना कहीं डायग्राम से आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है। अच्छा मेरे मित्र, यहाँ पे जब सेल पढ़ रहे हैं तो ये सवाल पूछने का कोई अर्थ नहीं निकलता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ऐसा तो अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन मेरे मित्र चूंकि जो कोशिकीय श्वसन की घटना होती है जिसको हम लोग रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं, वो सर कहां होती है, कोशिका में ही होती है। तो कहीं ना कहीं सर ऊर्जा का निष्कासन जो है उसके लिए सर कोशिका बहुत ही जरूरी है। आप कहेंगे बिल्कुल जरूरी है सर। अच्छा ये बताओ चला कि हमने अभी जस्ट आपको समझाया कि प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। तो कोशिका जो इतना खटते रहता है भर दिन, आप कुछ करो ना करो आपको जिंदा रखना है, इसके लिए वो लगातार अपने परफॉर्मेंस पे टिका हुआ रहता है, तो क्या उसको ऊर्जा की जरूरत नहीं होती होगी, बिल्कुल होती होगी। जिस तरह मेरे मित्र हमारे शरीर के लिए भोजन ईंधन का काम करता है, यानी कि आप कह सकते हो भोजन फूड जो है फ्यूल का काम करता है, ठीक उसी तरीके से मेरे मित्र किसी कोशिका के लिए जो ऊर्जा की मुद्रा होती है वो क्या होती है, आप सभी ध्यान में रखेंगे, एटीपी होती है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है चला फुल फॉर्म, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। साथ ही मेरे मित्र ग्लूकोज, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे लंबे समय तक अगर आपको ऊर्जा चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना होगा, और कार्बोहाइड्रेट मेरे मित्र आप कहेंगे एक प्रकार का ग्लूकोज है। फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। अच्छा एडीपी आप कहेंगे गुरुजी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मेरे मित्र इसका फुल फॉर्म एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है। क्या होता है फुल फॉर्म, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। याद रखिएगा कि यहां पे जो पाइरुवेट की चर्चा की जा रही है ये एक्चुअली में क्या है, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर ये एक्चुअली में पाइरुविक एसिड है। क्या है, पाइरुविक एसिड है। और मेरे मित्र याद रखिएगा कि पाइरुविक एसिड का फॉर्मूला C3H4O3 होता है और ये कार्बन के 3 अणु वाले यौगिक होते हैं। ध्यान में रखेंगे कि श्वसन के प्रक्रिया के दौरान जो ग्लूकोज है ये कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स वाले क्या है सर, यौगिक है। तो इस 6 मॉलिक्यूल्स वाले ग्लूकोज का सर श्वसन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है सर, इस 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स वाले पाइरुविक एसिड में विघटन होता है। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि पहला अगर हम रिस्पायरेशन की बात करते हैं सिंपली, 1 मिनट, यहां पे ये चीज लगता है बहुत छोटा हो गया चला। अगर हम सीधे सीधे चला रिस्पायरेशन के लिए रिएक्शन की बात करें तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके किसके उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में क्या करेगा, 6H2O 6CO2 और एनर्जी निकालेगा, यानी कि एनर्जी बनाएगा। ये एनर्जी किस रूप में होगा, एटीपी के रूप में होगा। किस रूप में होगा, एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, कोशिका का ऊर्जा का मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं सर इसको, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, यानी कि एनर्जी कॉइन इसको बोला जाता है। अब सवाल यह है कि सर क्या ये जो हमारा ग्लूकोज है वो सीधे सीधे 6H2O और CO2 और एनर्जी में टूट जाता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे क्योंकि अभिक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ग्लूकोज है, सर ये माइटोकॉन्ड्रिया में
ध्यान में रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिका का सर कोशिकांग है, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में सर ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड H2 और एटीपी का निर्माण करता है। लेकिन सर जो कोशिकीय श्वसन होती है उसमें पहला चरण में क्या होता है? तो मेरे मित्र पहला चरण जो है वो कोशिका द्रव में होता है, जिसमें C6H12O6 जो है यानी कि जो ग्लूकोज है सर ये कोशिका द्रव में किस में टूटता है? C3H4O3 में टूट जाता है, यानी कि पायरुविक एसिड में टूट जाता है, जो कि आपका पायरुवेट या पायरुविक अम्ल कहलाता है। और फिर ये पायरुविक अम्ल जो है सर वो क्या होता है? अलग अलग ईस्ट में सर अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, आपके बॉडी में ऑक्सीजन के एब्सेंस में अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जो पायरुवेट है वो एक्चुअली में क्या है? आप सभी ध्यान में रखेंगे, पायरुविक एसिड जो कि क्या है सर? तो सर 3 कार्बन परमाणु वाले यौगिक हैं, जबकि ग्लूकोज सर 6 कार्बन परमाणु वाले यौगिक हैं। ध्यान देंगे, अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है कि किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? कोशिकांग क्या हुआ मेरे मित्र? आप ये बताओ, आंग लगा हुआ है, तो अंग आपके बॉडी में भी बहुत सारे ऑर्गन हैं, अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग कार्य है। बिल्कुल मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि किसी भी कोशिका में अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग झिल्ली युक्त रचना मौजूद है, जिसको हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मेरे मित्र मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी सेल ऑर्गेनेल्स की चर्चा की जाएगी ना, तो आपके माइंड में क्या नाम याद आना चाहिए? आपके माइंड में याद आना चाहिए कि सर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। क्या होगा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, रेटिकुलम होगा। साथ में क्या हो सकता है सर जी? गोल्जी बॉडी हो सकता है। साथ में क्या हो सकता है? गोल्जी बॉडी हो सकता है। और क्या हो सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है। और क्या हो सकता है सर? राइबोसोम हो सकता है। क्या हो सकता है? राइबोसोम हो सकता है। और क्या हो सकता है सर? सेंट्रोसोम हो सकता है। और क्या हो सकता है? प्लास्टिड हो सकता है। और क्या हो सकता है सर? वैक्यूल्स हो सकता है। तो मेरे मित्र ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम मैंने छोड़ दिया यहां पे, लाइसोसोम, प्लास्टिड, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, माइक्रोट्यूबुल्स, ये सब जो आप नाम पढ़ते हैं एक्चुअल में ये क्या है? ये सर कोशिका के अंग हैं, जो कोशिका को विभिन्न कार्यों को करने में मदद करता है। यह कोशिका के जो भी प्रक्रम होते हैं उसको बेहतर तरीके से सर क्रियान्वयन करने का कार्य करता है, यानी कि सर कोशिका के अंदर सभी प्रक्रिया सुचारू रूप से चले, इसके लिए सर ये अंग क्या है? बहुत ही जरूरी है। अब सवाल क्या पूछा जा रहा है कि किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। आप सभी कहेंगे सर हमने तो रटा है, लाइसोसोम इज नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें क्या नई बात थी मेरे मित्र? आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि नई बात यहां पे ये है, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि लाइसोसोम की जो खोज है वो किसने करा? तो मेरे मित्र लाइसोसोम, आप कहेंगे सर पहले ये बताओ कि ये करता क्या है, हम इसको कोशिका की आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? तो ध्यान में रखेंगे कि लाइसोसोम के अंदर पाचक एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं सर? पाचक एंजाइम होते हैं। जब ये किसी कारण से सर टूट जाते हैं या फट जाते हैं, तो ये कोशिका के जो सर टूटे फूटे भाग होते हैं उसको पचा करके पूरी तरीके से साफ कर देता है। इसीलिए इसको सर कोशिका की आत्महत्या की थैली बोला जाता है। क्यों? क्योंकि सर लाइसोसोम में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। याद रखिएगा, अगर आपसे यह सवाल कर लिया जाए कि लाइसोसोम को किसकी उपस्थिति के चलते सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, आप कहेंगे पाचक एंजाइम की उपस्थिति के चलते सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। याद रखिएगा, क्योंकि यह कोशिका को भी गला सकता है। जिस सेल में ये रहता है उस सेल में अगर ये पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाए तो सर उस सेल को खत्म कर सकता है, तो सेल को लेकर डूब जाएगा। तो अगर सवाल ये करा जाए कि लाइसोसोम की खोज किसने करा, तो सेल को लेकर के लाइसोसोम डूब जाएगा। तो याद रखिएगा लाइसोसोम की खोज डी डबे ने करा। किसने करा? डी डबे ने करा। मेरे मित्र माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सर कोशिका का ऊर्जा गृह बोलते हैं। ध्यान में रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करा? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करा? आप सभी याद रखिएगा कि सर माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो अल्टमैन ने करा। किसने करा सर? अल्टमैन ने करा। और अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला था? बायोब्लास्ट। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया किसने कहा? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे बेंडा नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया कहा।
मेरे मित्र माइटोकॉन्ड्रिया एक यूनिक सेल ऑर्गेनल्स माना जाता है। क्यों? क्योंकि सर इसके पास अपना डीएनए होता है, यानी कि आप कह सकते हो सर इसके पास जो है अपना डीएनए विकसित करने की कैपेसिटी होती है। मेरे मित्र आप कहेंगे कि गुरुजी ये केंद्रक जो है ये क्या होता है? मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, कोशिका का नियंत्रक केंद्र माना जाता है इसको। कोशिका का नियंत्रक केंद्र कहते हैं, कोशिका का मास्टर भी कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि इस केंद्रक की खोज किसने करा? तो आप सभी ये याद रखिएगा कि केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करा। किसने करा चला? रॉबर्ट ब्राउन ने करा। और आप कहेंगे सर सेंट्रोसोम, मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे इसी को हम लोग तारककाय कहते हैं। आप कहिएगा इसका क्या उपयोग है कोशिका में? तो मेरे मित्र जो आप देखते होंगे कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें सीलिया और फ्लैजिला जैसे उसके लोकोमोशन ऑर्गेन होते हैं, यानी कि प्रचलन अंग होते हैं। तो सर उस प्रचलन अंग के निर्माण में सर इसी सेंट्रोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका होता है, और यह सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में भी मदद करता है। तो चूंकि ये सेंट्रोसोम कुछ ऐसे कोशिकीय जीव हैं जिसमें प्रचलन अंगक के निर्माण का कार्य करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सर ये तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बगैर जो कोशिकीय जीव होंगे उसमें सीलिया और फ्लैजिला जैसी रचना तैयार नहीं होगी और वो चल ही नहीं पाएगा। सवाल ये है कि सर सेंट्रोसोम की खोज किसने करा? तो याद रखिएगा इसकी खोज टी बॉबेरी ने करा। किसने करा? सर टी बॉबेरी ने करा। तो अगर आपसे यह सवाल कर लिया जाए कि सेंट्रोसोम की खोज, आप कहेंगे टी बॉबेरी ने करा। इसका उपयोग क्या है? तो आप कहेंगे सर सीलिया और फ्लैजिला का निर्माण करना। ध्यान में रखेंगे, यहां पे मैं लिख दूं सीलिया एवं फ्लैजिला का निर्माण करना। सीलिया एवं फ्लैजिला का निर्माण करना। अगला सवाल देख लो चला, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही सरल सा सवाल। कहा जा रहा है कि कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहां पर होती है? मैंने क्या बताया कि सर जो आपका ग्लूकोज है C6H12O6 है, ये कोशिका द्रव में क्या होती है? आप कहेंगे सर पायरुविक एसिड में टूट जाती है। किसमें? पायरुविक एसिड में टूट जाती है। और ये जो पायरुविक एसिड होता है ये सर C3H4O3 होता है। क्या होता है सर? C3H4O3 होता है। तो मेरे मित्र कहां पे हो रहा है? कोशिका द्रव में हो रहा है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ध्यान में रखिएगा कि ये हरित लवक जो कहा जा रहा है क्लोरोप्लास्ट, ये मेरे मित्र केवल पादप कोशिका में पाया जाने वाला अंग है। केवल पादप कोशिका में पाया जाने वाला अंग है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया आप सभी कहेंगे गुरुजी अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है कि पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। गोल्जी बॉडी की खोज किसने करा? कैमिलो गोल्जी ने करा। गोल्जी बॉडी जैसे ही नाम आए तो आप याद रख लीजिएगा कि जो गोल्जी लिखा हुआ है ना, अगर आपसे यह सवाल करा जाए कि निम्नलिखित में से गोल्जी बॉडी की खोज किसने करा, तो आप कहेंगे सर एकरा पहले ही नाम में गोल्जी लिखा हुआ है, तो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी की खोज करा। और पूरा नाम क्या है? तो सर कैमिलो गोल्जी। क्या है पूरा नाम? याद रखिएगा कैमिलो गोल्जी। तो मेरे ख्याल से ये चीज तो आप मिस नहीं ही करेंगे क्योंकि बहुत ही सरल सा सवाल है। अच्छा, गोल्जी बॉडी का उपयोग क्या है? ये क्या करता है कोशिका के अंदर? मेरे मित्र ये कोशिका के अंदर विभिन्न पदार्थों का पैकेजिंग का काम करता है, और पैकेज करके ये एक जगह से दूसरे जगह उस पदार्थ को पहुंचाने में भी मदद करता है। और कुछ एक केसेस में सर ये जो गोल्जी बॉडी है ये क्या करता है? सर जो कॉम्प्लेक्स शुगर होते हैं, जटिल शर्करा होता है, उसके निर्माण में भी मदद करता है, या आप कह सकते हो जटिल शर्करा का कुछ परिस्थिति में सर ये निर्माण भी करता है। अगला सवाल देख लीजिएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? मेरे मित्र आप सभी ने अभी जस्ट देखा है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होंगे उसमें राइबोसोम पाए जाएंगे, और जो यूकैरियोटिक सेल होंगे उसमें भी राइबोसोम पाए जाएंगे। नाउ द पॉइंट इज दैट सर ये राइबोसोम है क्या? मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि राइबोसोम जो है वैसा कोशिकांग है, वैसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो क्या करता है? सर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। राइबोसोम के द्वारा क्या होता है चिला? आप सभी ध्यान में रखना, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। अब आप कहेंगे कि सर ये राइबोसोम कहां देखने को मिलता है? तो मेरे मित्र मैंने अभी कोशिकांग के रूप में आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इंट्रोड्यूस करवाया था। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद रखिएगा कि ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक पाइप जैसी संरचना होती है जो पूरे कोशिका में होती है, और मेनली ये क्या करता है? कोशिका के अंदर परिवहन मार्ग का निर्माण करता है, या आप कह सकते हो कि विभिन्न उपयोगी पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करता है। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है सर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग क्या कहते हैं? खुरदरा अंतःप्रदवी जालिका। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं? सर चिकना अंतःप्रदवी जालिका।
मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखिएगा कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए रफ कहलाता है क्योंकि इसके सरफेस पे क्या होता है, तो चला इसके सरफेस पे कुछ सर डॉट डॉट जैसे संरचना दिखाई पड़ते हैं और एक्चुअली में ये क्या होते हैं सर, एक्चुअली में ये राइबोसोम होते हैं। तो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदरा होता है किसके वजह से, तो सर राइबोसोमल यूनिट के मौजूद होने के वजह से। तो आप ये कह सकते हैं कि सर ये जो राइबोसोम है ये एक्चुअली में कहां पे होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे होगा, जो पे आपको डॉटेड संरचना के रूप में दिखाई पड़ता है। क्या करता है, प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य करता है। आप कहेंगे सर सवाल तो हमसे ये नहीं पूछा गया कि राइबोसोम क्या है और क्या करता है, सवाल तो हमारा ये पूछा गया कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई होती है वो कितनी होती है। तो मेरे मित्र राइबोसोम जानोगे तबे ना प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक करोगे। आप कहेंगे बिल्कुल, तो ध्यान दीजिए कि अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें जो राइबोसोमल यूनिट होते हैं, यानी कि इसमें जो राइबोसोम होता है वो किस प्रकार का होता है, 70S प्रकार का होता है। जबकि जो हमारा यूकैरियोटिक जो कि हमारा यूकैरियोटिक सेल होता है इसमें जो राइबोसोम होता है वो क्या होता है सर, 80S प्रकार का होता है। तो प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार का, यूकैरियोटिक में 80S प्रकार का। ध्यान में रखेंगे कि ये जो 70S है इसके दो सब यूनिट होते हैं, और हम लोग क्या कहते हैं कि सर प्रोकैरियोटिक सेल का जो 70S राइबोसोम है उसका सब यूनिट जो है वो क्या होता है, 50S और 30S टाइप का, 50S और 30S टाइप का। जबकि यूकैरियोटिक सेल का जो 80S राइबोसोम है इसके जो सब यूनिट होते हैं वो सब यूनिट किस रूप में होते हैं, चला सब यूनिट किस रूप में होते हैं सर, 60S और 40S के रूप में। आप कहेंगे कि सर यहां पे ये S क्या है, मेरे मित्र इसको हम लोग श्वेत वर्ग यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं सर, श्वेत वर्ग यूनिट कहते हैं, यानी कि श्वेत वर्ग इकाई कहते हैं। श्वेत वर्ग यूनिट यानी कि श्वेत वर्ग इकाई कहते हैं। ये क्या होता है, तो मेरे मित्र ये अवसादन गुणांक है। क्या है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है। तो आपसे जब भी ये सवाल पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम होता है उसके सब यूनिट, आप कहेंगे 50S और 30S, यूकैरियोटिक राइबोसोम का सब यूनिट 60S और 40S, 60S और 40S में S क्या है, श्वेत वर्ग यूनिट है। क्या होता है सर, अवसादन गुणांक होता है। क्या सवाल करा जा रहा है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या है, आप सभी कहेंगे सर 50S एंड 30S। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि प्राकेंद्री कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, दिए गए विकल्प में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। मेरे मित्र इस क्वेश्चन को आप VVI कर लेना, आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि सारे चीज के लिए आप ग्रंथ उठा के बैठेंगे और तैयारी को अंतिम रूप देने का समय आ गया है। इसीलिए जो चीज आपको VVI और इंपॉर्टेंट के रूप में टिक लगा दिया जाए, मेरे मित्र आप उसको भी अपने कॉपी में टिक लगा लेंगे। क्या पूछा जा रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है। तो मैंने अभी क्या विशेषता बताया, आप कहेंगे भूल गए। जबकि मेरे मित्र अगर आपने थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा होगा तो हमने आपको क्या बताया कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसका आकार छोटा होता है और इसमें एकल गुणसूत्र होता है। साथ ही इसका नाभिकीय क्षेत्र क्या कहलाता है, न्यूक्लियाइड यानी कि केंद्रकाभ कहलाता है। जबकि मेरे मित्र मैंने आपको यह नहीं बताया कि इसमें झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी होती है। झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी किस में होगा, यूकैरियोटिक सेल में होगा, प्रोकैरियोटिक में नहीं होगा। तो आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि दिए गए विकल्प में से गलत विकल्प का चयन कीजिए, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए गलत है हमारा। बाद बाकी मेरे मित्र ये जो तीनों पॉइंट हैं, ये तीनों क्या है आपके लिए सर इंपॉर्टेंट है। आप इसको प्रोकैरियोटिक सेल के लक्षण के रूप में याद रख सकते हैं। ध्यान में हमेशा रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी क्या होगा, राइबोसोमल यूनिट होगा, सर साइटोप्लाज्म होंगे, सेल मेम्ब्रेन होंगे और सर आनुवांशिक पदार्थ होगा। आनुवांशिक पदार्थ सर एकल गुणसूत्र के रूप में होगा और साथ ही ये कहां पे होगा, एक विशेष क्षेत्र में होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रकाभ यानी कि न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रकाभ यानी कि न्यूक्लियोइड कहते हैं। अगला सवाल देख लीजिएगा,
क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। मेरे मित्र, अगर आप इस क्वेश्चन तक पहुंचे हैं, इस क्वेश्चन को मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस करा है और होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूं। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला सवाल देख लीजिएगा। चला, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थ और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है। मेरे मित्र याद रखेंगे, जो सवाल करा जा रहा है कि कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थ और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है, तो हमारे बॉडी में सर इतनी कैपेसिटी है कि अगर थोड़ा बहुत टॉक्सिक मटेरियल बॉडी के अंदर चला गया तो वो सर हमारे बॉडी के द्वारा न्यूट्रल कर दिया जाता है। लेकिन ज्यादा मात्रा में गया तो मेरे मित्र तुरंत झाग निकलेगा मुंह से, राम नाम सत्य है। तो सवाल यह है कि कम मात्रा में जो जहरीला पदार्थ है उसको न्यूट्रल कौन कर रहा है। ध्यान में रखेंगे कि जितने भी सर मेमेल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, सर इसके यकृत कोशिका में क्या होती है, SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। और ये क्या करता है, तो सर शरीर के अंदर जाने वाले जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उसको सर न्यूट्रल कर देता है। क्योंकि SER जो है वो क्या है सर, ER का एक प्रकार है, घबराना नहीं है। ER माने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी ना बताए हैं कि दो प्रकार के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एगो SER, एगो सर RER। तो RER में तो राइबोसोम है, चला तो प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। SER वसा और लिपिड का भी संश्लेषण करता है और साथ ही यकृत कोशिका में जो पाए जाने वाले SER होते हैं वो क्या करते हैं सर, तो जो टॉक्सिक मटेरियल बॉडी के अंदर जाता है उसको न्यूट्रल करने का काम करता है। तो सवाल करा जा रहा है कि कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थ और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है। नहीं बताओगे आंसर, कहोगे सर चूंकि करता तो SER है लेकिन ये SER ER का पार्ट है, तो हम कहेंगे सर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदबी जालिका और इसी में रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा दिए तो खुरदरा अंतःप्रदबी जालिका, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो चिकना अंतःप्रदबी जालिका। अच्छा बताओ, राइबोसोम, आप कहेंगे सर राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। गोल्जी बॉडी, आप कहेंगे पैकेजिंग का काम करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्न में से किस प्राणी उत्तक में चपटी कोशिकाएं होती है। प्लाज्मा कोशिका, घनाभाकार उपकला, सल्की उपकला, मास्ट कोशिका। मेरे मित्र याद रखिए, आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो उत्तक का सवाल है, आपने सेल में घुसा दिया। नहीं, ये सेल का ही सवाल है, थोड़ा सा डीप, थोड़ा सा गहराई। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पहले वाला जमाना ना रहा चला कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका की खोज। अब आपको कोशिका के अंदर जाना होगा, कोशिका को समझना पड़ेगा। तो अगर हम यहां पे इस सवाल की बात करें तो कहा जा रहा है कि किस प्राणी उत्तक में चपटी कोशिका पाई जाती है। प्राणी उत्तक की बात की जा रही है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सर एनिमल टिश्यू की बात की जा रही है। किसकी? एनिमल टिश्यू की। अच्छा, टिश्यू क्या होता है? कोशिकाओं का समूह जो किसी विशिष्ट कार्य को करने में दक्ष होता है, जिसकी उत्पत्ति भी समान होती है, सर टिश्यू कहलाता है। अब चला, चूंकि उत्तक कोशिका से मिलकर बना हुआ है, उत्तक किससे मिलकर बना हुआ है? कोशिका से मिलकर बना हुआ है। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी किसी भी उत्तक के द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो कहीं ना कहीं उसके कोशिका के द्वारा कार्य करवाया जा रहा होगा। बिल्कुल, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सर जो उत्तक होते हैं ये कोशिका का समूह होता है जो विशिष्ट कार्य को करने में दक्ष होता है। दक्ष बोले तो सर एकदम परिपूर्ण होता है। तो सवाल ये है कि सर यहां पे जो हमसे पूछा जा रहा है जंतु उत्तक में चपटी कोशिकाएं, तो पहले तो हमें यह बता दो जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। मेरे मित्र आपको मैंने कई बार बताया है और याद रखिएगा सर, उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, सर पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक, ये 4 प्रकार के जंतु उत्तक हैं जिसको हम प्राणी उत्तक के रूप में भी जानते हैं। और मेरे मित्र ये जो 4 प्रकार के उत्तक हैं इसकी अपनी उपयोगिता है। और याद रखिएगा कि इसमें जो सर उपकला उत्तक है ये 4 प्रकार के होते हैं, या इसकी संरचना जो है वो आपको अलग अलग प्रकार का देखने को मिल जाएगा। पहला आपका कौन सा होता है सर? सल्की उपकला उत्तक। कौन सा होता है सर? सल्की उपकला उत्तक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। मेरे मित्र फिर क्या होता है आपका? फिर होता है स्तंभाकार उपकला उत्तक। फिर क्या होता है सर? घनाकार उपकला उत्तक। फिर क्या होता है? तो मेरे मित्र फिर होता है आपका पक्षमाभी उपकला उत्तक। इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं।
याद रखेंगे कि जो सल की उपकला उत्तक होती है सर, इसकी जो कोशिकाएं होती है वो चपटी होती है और साथ में क्या होता है, तो मेरे मित्र जिस तरह आप देखते हैं किसी फर्श पे जो ईंट सजा हुआ रहता है वो उस तरीके से होता है। तो जो सवाल करा जा रहा है कि निम्न में से किस प्राणी उत्तक में चपटी कोशिका पाई जाएगी, आप सभी याद रखेंगे सर सल की उपकला उत्तक में क्या होगी, चपटी कोशिका पाई जाएगी। अब सवाल यहां पे ये है कि गुरुजी ये घनाकार उपकला उत्तक तो चलो आपने ये बता दिया कि उपकला उत्तक का ही प्रकार है, और हमने आज तक इतना सारा सेल के बारे में पढ़ा, लेकिन ये प्लाज्मा सेल और मास्ट सेल हमें नहीं दिखाई पड़ा। मेरे मित्र इसलिए नहीं दिखाई पड़ा क्योंकि आपने सेल की गहराई में ही नहीं गया। आप कहेंगे सर फिर ये क्या है, तो मेरे मित्र याद रखिए कि ये जो आपने उपकला उत्तक की चर्चा करा, सल की स्तंभाकार घनाकार पक्षमाभी, इसके अलावे भी आपको जंतु उत्तक के रूप में संयोजी उत्तक देखने को मिल रहा है, सर कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिल रहा है। और मेरे मित्र कनेक्टिव टिश्यू जो है वो आपके बॉडी में 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला होता है आपका प्रोपर कनेक्टिव टिश्यू, या इसी को कनेक्टिव टिश्यू प्रोपर बोला जाता है। दूसरा होता है स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा होता है आपका सर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम लोग तरल संयोजी उत्तक के रूप में जानते हैं। याद रखिएगा कि जो आपका प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू यानी कि वास्तविक संयोजी उत्तक होता है, उसका प्रकार एडिपोज टिश्यू भी है, व्हाइट टिश्यू भी है, सर जो आपका ब्रेन में पाए जाने वाला टिश्यू है वो भी है, एरोलर टिश्यू भी है जिसको हम लोग वायुतक उत्तक कहते हैं। तो मेरे मित्र जो एरोलर टिश्यू होते हैं यानी कि जो आपका वायुतक उत्तक होता है सर, ये बहुत ज्यादा मात्रा में आपके बॉडी में पाया जाता है। और ध्यान में रखेंगे कि एरोलर टिश्यू में आपको क्या देखने को मिलती है मेरे मित्र, अलग अलग प्रकार के कोशिका देखने को मिलती है, जिसको हम लोग फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट, प्लाज्मा कोशिका और मास्ट कोशिका के रूप में जानते हैं। आप कहेंगे गुरुजी ये चीज आप कहां से ले आए, तो मेरे मित्र हमारा जो बायोलॉजी का क्लास चलता है उसमें सर जो आपकी पीपीटी रहती है वो कुछ इसी तरीके से अरेंज होती है। और अगर आप भी ध्यान में रखिएगा, अगर आप बायोलॉजी को बेहतर करना चाहते हैं तो आप सबों के लिए सर अर्जुना बायो 2.0 द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे सर चल रहा है, और उसमें जो आपको कंटेंट मिलेगा वो बिल्कुल सर इसी गहराई के साथ मिलेगा। यानी कि आपको जितना डेप्थ में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सर उतना डेप्थ जाने की कोशिश रहती है। और इसीलिए मैंने आपको बोला कि सर जो भी छोटी छोटी बातें हैं सर उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे एग्जाम में आपको फंसाएगा। चलो यहां पे तो बहुत ही सिंपल सा सरल सा सवाल पूछा गया तो आपने जवाब दे दिया। अब अगर एग्जाम में सर फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट, प्लाज्मा सेल या मास्ट सेल से किसी प्रकार का सवाल पूछ लिया जाए तो फिर आप तो कहेंगे सर इसको तो हमने कहीं से करा ही नहीं। तो अगर आप भी चाहते हैं बायोलॉजी को बेहतर करना बेसिक से एडवांस तक, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अर्जुना बायो 2.0 पे, जो कि आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन में रिकॉर्डेड बैच के रूप में मिल जाएगा। ध्यान में रखिएगा, अगर आपको इस बैच से संबंधित किसी भी तरह का जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर दिख जाएगा, वहां से आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल ध्यान में रखेंगे कि ये जो प्लाज्मा कोशिका या हिस्टोसाइट या फाइब्रोब्लास्ट या मास्ट सेल है, ये सब के सब कहां मिलेंगे, आप ध्यान में रखेंगे सर एरोलर टिश्यू में पाए जाएंगे। कहां मिलेंगे, एरोलर टिश्यू में पाए जाएंगे। और मेरे मित्र ये जो प्लाज्मा सेल है इसकी संरचना कैसी होगी, गोलाकार या अंडाकार। और याद रखिएगा ये प्लाज्मा सेल ही एंटीबॉडी का निर्माण करती है। तो अगर आपसे कभी यह सवाल पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका एंटीबॉडी का निर्माण करती है, आप कहेंगे सर प्लाज्मा कोशिका एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ध्यान देंगे, अगर बात करेंगे मास्ट कोशिका की तो मेरे मित्र इसकी भी संरचना आपको गोलाकार, केंद्रक युक्त और अंडाकार दिखाई पड़ेगी। बस आपको यह ध्यान में रखना है क्या कि सर ये जो मास्ट कोशिका होता है ये रुधिर को फैलने के लिए सर हिस्टामिन प्रोटीन और साथ ही साथ रुधिर के एंटीकोगुलेंट के लिए हिपेरिन क्या करती है सर, तो हिपेरिन और रुधिर वाहिनी को सिकुड़ने के लिए सर सेरोटोनिन नामक प्रोटीन का स्रावन करता है। तो आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि सेरोटोनिन और हिस्टामिन नामक प्रोटीन का सर स्रावन किसके द्वारा किया जाता है, मास्ट कोशिका यानी कि मास्ट सेल के द्वारा किया जाता है। मास्ट कोशिका किसके निर्माण में सहायक होती है, लिम्फोसाइट, इसोनोफिल, न्यूट्रोफिल, इसमें आपको क्या मिलेंगे सर मास्ट कोशिका देखने को मिलेगा। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे सर जो मास्ट कोशिका है ये हिस्टामिन और सेरोटोनिन जैसे प्रोटीन का निर्माण करेगी, जबकि जो हमारा प्लाज्मा कोशिका है ये क्या करेगी, एंटीबॉडी का निर्माण करेगी। अगला सवाल देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि कशेरुकों की यकृत कोशिकाओं में एससीआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, बताओ ना बनेगा चिल्ला। आप सभी कहेंगे औषधियों और विषों का निराविषीकरण किया जाता है। लिपिड का संश्लेषण, याद रखिएगा लिपिड
प्लस लिपिड प्लस वसा, इसका संश्लेषण कौन करेगा? आप ध्यान में रखेंगे SER, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा क्या किया जाता है सर? लिपिड और वसा का संश्लेषण किया जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? आप ध्यान में रखेंगे राइबोसोम करता है। और मेरे मित्र जटिल शर्करा का संश्लेषण मैंने आपको बताया है इसी सेशन में, कौन करता है सर? गोल्जी बॉडी। कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। अगला सवाल देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 कि स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? मेरे मित्र कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक जीव सर कोशिका से बनी होती है और प्रत्येक कोशिका पहले से मौजूद जो कोशिका होती है उससे बनी होती है। और कोशिकीय सिद्धांत जो है, सेल थ्योरी जो है, वो विषाणु पर लागू नहीं होता है। इसीलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस इतना ही नहीं याद रखना है, चिल्ला बस एनसीईआरटी का ये वाला पॉइंट याद रख लीजिएगा, बहुत सारा सवाल आपका यहां से क्लियर हो जाएगा। पहला लाइन कहा जा रहा है कोशिका का सबसे पहले पता, आप कहेंगे रॉबर्ट हुक 1665 में किया था। याद रखिएगा, अगर आपसे यह सवाल करा जाए कि सर जो आपका जीवित कोशिका है उसकी खोज किसने करा, तो आप कहेंगे ल्यूवेनहॉक ने करा। रॉबर्ट ब्राउन ने सर 1831 में क्या करा? कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जेई पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को क्या कहा सर? जीव द्रव का नाम दिया। और मेरे मित्र दो वैज्ञानिक आपका स्लाइडेन और स्वान, इन दोनों ने मिलकर के क्या करा? कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया। तो ये जो मैंने अंडरलाइन करा है मेरे मित्र, ये डेट आप सबों के लिए महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा कि जो कोशिका सिद्धांत था इसमें सभी पौधे तथा जंतु के बारे में क्या कहा गया कि ये कोशिकाओं से बने हैं और जीवन की मूलभूत इकाई है। 1855 में वर्षों ने क्या कहा? तो सर उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती है। और याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज आप कहेंगे 1940 में। तो ये जो स्क्रीनशॉट है चिला, ये आपका मतलब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं है, 4-5 को क्वेश्चन यहां से बन गया है। पहला चीज, मृत कोशिका की खोज आपके जुबान पर आना चाहिए रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका की खोज आपके जुबान पर आना चाहिए सर ल्यूवेनहॉक। सर कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। और जो आपका जीव द्रव होता है पुरकिंजे, जेई पुरकिंजे। कोशिकीय सिद्धांत आप कहेंगे सर स्लाइडेन और स्वान। माइक्रोस्कोप की खोज 1940 में। और किसने कहा कि सर प्रत्येक कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से होता है? आप कहेंगे वर्षों ने कहा। बस एक चीज यहां पे ध्यान में रख लीजिएगा, क्या कि मेरे मित्र यहां पे जो जीव द्रव की चर्चा की गई है, यहां पे जो जीव द्रव की चर्चा की गई है इसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और ये एक्चुअली में क्या होता है? तो याद रखिएगा कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव प्लस केंद्रक को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं सर? प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव और केंद्रक को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं? आप सभी याद रखेंगे जीव द्रव कहते हैं। बस ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगला देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहा जा रहा है कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? क्या कहिएगा कि जिस समय रॉबर्ट बाबा कोशिका की खोज करने के लिए चले थे उस वक्त जो है सर माइक्रोस्कोप नहीं था। और माइक्रोस्कोप न होने के चलते रॉबर्ट हुक साहब को अपना बनाना पड़ा माइक्रोस्कोप। तो उन्होंने ये माइक्रोस्कोप बनाया। और साथ में मेरे मित्र इन्होंने जो खोज करी वो किस पे? तो सर कॉर्क कोशिका पे, यानी कि जो कॉर्क सेल था उस पे इन्होंने खोज करी। और ये कॉर्क सेल क्या है? तो मेरे मित्र जब पेड़ पौधे पुराने हो जाते हैं तो उसका जो बाह्य आवरण होता है सर उसमें विभाजित होकर के क्या होती है सर? एक फटा फटा सा आवरण में बदल जाती है, जिसको हम लोग कॉर्क सेल के रूप में यानी कि कॉर्क कोशिका के रूप में जानते हैं। तो जो सवाल करा जा रहा है कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? पेड़ के पत्तों का निरीक्षण करते हुए? आप कहेंगे नहीं। एक प्याज के छिलकों का निरीक्षण? नहीं। रक्त का निरीक्षण करते हुए? नहीं। कॉर्क का निरीक्षण करते हुए? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि साइटोप्लाज्म में एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है केंद्रक और कोशिकांग के बीच, वसाओं और उत्तकों के बीच, तंत्रिकाओं और कोशिकाओं के बीच, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। बहुत सारे छात्र यहां पे फंसेंगे, लेकिन आपको फंसना नहीं है। चिल्ला, जो कोशिका होता है, जो कोशिका होता है वो दोहरी झिल्ली से गिरा हुआ एक संरचना है। और इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि इसके अंदर क्या पाया जाता है? आप कहते हैं सर लसलसा पदार्थ, जिसको हम कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। और चिला जी, इसी कोशिका के अंदर आपको एक गोल जैसी संरचना दिखाई पड़ती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। तो मेरे मित्र ये जो कोशिका द्रव है वो कहां है? तो आप कहेंगे कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में है।
तो जो सवाल करा जा रहा है कि साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है, आप कहेंगे केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच, इसलिए सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा कि ये जो साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव है, ये कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है। इसमें सर कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जैसे पदार्थ पाए जाते हैं, साथ में क्या होती है सर, जल भी होता है। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। मेरे मित्र, पादप कोशिका में परासरण ऑस्मोसिस की वजह से जब ज्यादा जल हानि हो जाता है तो पादप की कोशिकाएं क्या होती है सर, सिकुड़ जाती है, और पादप कोशिका का जल हानि होने से सिकुड़ने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है, याद रखिएगा, प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, जीव द्रव कुंचन। क्या कहते हैं सर, इसको जीव द्रव कुंचन कहते हैं। तो जो सवाल आपसे करा जा रहा है, जो सवाल करा जा रहा है कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है, आप कहेंगे सर प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लाज्मोलाइसिस। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखिएगा कि ये क्वेश्चन ही आपके लिए परिभाषा है, क्वेश्चन ही परिभाषा है किसका, क्वेश्चन ही परिभाषा है सर, जीव द्रव कुंचन यानी कि प्लाज्मोलाइसिस का। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है। आप कहेंगे प्लाज्मा झिल्ली सर, कोशिका को बाह्य आवरण से अलग करता है। प्लाज्मा झिल्ली को ही हम लोग क्या कहते हैं सर, कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोशिकांग आप सभी समझ रहे हैं, कहने की कोई जरूरत नहीं। चिकनी पेशी कोशिका मेरे मित्र, जो आपका मस्कुलर टिश्यू होता है उसमें पाया जाता है, और स्नायु कोशिका मसल सेल आपको सर मसल टिश्यू में देखने को मिलता है। अगला है कि पुट्टिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है। बताइए, ना बनेगा यह सवाल सर, एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। मेरे मित्र, क्या होगा इसका आंसर, आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताओ, अगर आपने यहां तक के क्वेश्चन को बेहतर तरीके से देखा है तो। अगला सवाल देख लो सर, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइम से भरी होती है। आप कहेंगे सर लाइसोसोम, कहने की कोई जरूरत नहीं है। राजधानी मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि पादप कोशिका की राजधानी बड़ी होती है, जंतु कोशिका की राजधानी छोटी होती है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 कि राइबोसोम बनाते हैं, आप कहेंगे सर जी प्रोटीन बनाते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा। जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव, कोशिका द्रव और केंद्रक का मिश्रण, आप कहेंगे गुरुजी जोहान जेई इवेनालिजिस्ट प्रोकिंजे, यानी कि सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जीवी मेंडल, आप कहेंगे सर आनुवांशिकता से संबंधित है। चार्ल्स डार्विन ओरिजिन ऑफ द स्पीच, रॉबर्ट हुक, तो सर पूरा कोशिका उसी का दिया हुआ है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 कि किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कोशिका कहा जाता है। मास्टर कहा जाता है मेरे मित्र, नाभिक को क्या कहा जाता है, कोशिका का मास्टर कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाइप जैसी संरचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस केंद्रिका, तो मेरे मित्र केंद्रक के अंदर भी एक गोल जैसी संरचना होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी ध्यान में रखेंगे, न्यूक्लियस कहते हैं। अगला देख लीजिएगा कि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। अंतःप्रदवी जालिका, नाभिक, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग जो होगा वो क्या होगा सर, कोशिका का केंद्रक यानी कि नाभिक होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। तो मेरे मित्र ऑप्शन है लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम और राइबोसोम। याद रखेंगे सर लाइसोसोम जो है वो केवल और केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, यानी कि केवल और केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा जा रहा है कि एक पशु कोशिका की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सा है। ऑस्टियोसाइट मेरे मित्र हड्डी की कोशिका इसको हम लोग बोलते हैं, हड्डी में पाया जाने वाला सेल है, यानी कि बोन सेल है। न्यूरॉन, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे इसको हम लोग तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका। और लंप सेल तो सर लिम्फेटिक डिवीजन में पाया जाता है। पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी कोशिका, तो मेरे मित्र चूंकि यहां पे न्यूरॉन लंबी कोशिका के रूप में देखा जाता है, तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि बड़ी कोशिका के रूप में सर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है। जल, कार्बोहाइड्रेट, शैवाल, प्रोटीन। याद रखेंगे सर किसी कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु कौन सा है सर, जल का है। अब आप बता दो कि ये 24 क्वेश्चन जो आपने करा है, क्या
इससे बाहर भी आपको सवाल देखने को मिलते हैं। हाँ, एक आध दो आपको छिटपुट घटना के रूप में मिल सकता है, लेकिन अगर आपने कहीं से भी थोड़ा भी पढ़ा है सेल, तो मेरे ख्याल से ये सेशन आज का आपको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस दिया होगा। और अब अगर आपको सेल से संबंधित किसी प्रकार का सवाल दिया जाए तो आप उसका जवाब बड़े ही लाजवाब तरीके से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।